कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। एपिसोड 196। किया आई रेहान और मयंक के सामने। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह सीनियर साइंटिस्ट को किया की आइडेंटिटी पता चलती है कि यह छोटी सी लड़की ही डॉक्टर के आ रहे तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वहीं आज किया अक्षत के साथ उसके विला जाने वाली थी। अब आगे किया यहाँ से अपना सामान पैक करके अक्षत के साथ उसके बिना के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर अक्षत के विला में रेहान और मयंक को आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। उनका दिल आज बहुत खुश लग रहा था। मयंक रेहान को देखते हुए कहता है कि आज इतने दिनों बाद पता नहीं क्यों मुझे बहुत सुकून का एहसास हो रहा है। वही उसकी बातों को सुनकर रेहान एक तक मयंक को देखने लगता है, क्योंकि सेम यही फीलिंग उसके साथ भी थी। वो दोनों इस समय अक्षत के स्टडी रूम में बैठे थे और अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, लेकिन मयंक की बातों को सुनकर रेहान उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाया और हल्का मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे वह मेरे पास हो। उसने यह बात बहुत धीरे से कही थी, पर मयंक उसके बगल ही बैठा था, इस वजह से वह इसकी बातों को स्पष्ट रूप से सुनता है। वो उसकी ओर अजीब तरह से देखते हुए कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या प्रिंसेस हमारे पास है? कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही। उसकी बातों को सुनकर रेहान अपनी आंखों को बड़ी करते हुए उसे गुस्से में देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ मन भर गया है। तुम्हें इंडिया जाकर ऑफिस संभालना चाहिए, वहाँ पर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है। उसकी बातों को सुनकर मयंक एकदम से सकपका जाता है। वो तो बस मजाक कर रहा था, पर रेहान को देखकर नहीं लग रहा था कि रेहान उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। कहीं वह सच में उसे इंडिया ना भेज दे। ये सोचकर मयंक तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि रेहान को उसकी एंजल के लिए कोई भी मजाक पसंद नहीं है। वह अपनी एंजल के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अभी वह दोनों आपस में इसी तरह बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें चॉपर के लैंड होने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह समझ जाते हैं अक्षत आ गया है, क्योंकि उन्होंने देखा था अक्षत बहुत ही जल्दीबाजी में यहाँ से गया था। जरूर कुछ खास बात होगा। यही सोचकर वह दोनों ही अक्षत से मिलने के लिए स्टडी रूम से बाहर आने लगते हैं। अक्षत जाते समय उन लोगों से कहा गया था कि वो उनके लिए कुछ सरप्राइज ला रहा है। इस समय मयंक की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। वह जानना चाहता था कि आखिर में उसके बिग ब्रो उसे कौन सी सरप्राइज देना चाहते हैं। हालांकि अक्षत मयंक को कभी गिफ्ट तो नहीं दिया करता था, पर जब भी उसे पैसों के मदद की जरूरत होती थी वो हमेशा ही उसकी मदद कर दिया करता था। पर इस बार अक्षत ने उसे गिफ्ट देने की बात कही थी, इस वजह से मयंक कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा था। अक्षत जैसे ही अपने विला पहुंचता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर उसके सामने आ जाते हैं। वह उन्हें किया का सामान लेने का इशारा करता है और अपने लंबे कदमों से आगे आगे चलने लगता है कि किया भी अक्षत के पीछे पीछे ही जा रही थी। लेकिन तभी उसे अचानक से एक फोन कॉल आ जाता है। उसे रिसीव करने के लिए वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। वो कॉल उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इस वजह से वह अक्षत से थोड़ी दूरी बनाकर बात करना चाहती थी, जिससे अक्षत तो उसकी बातें ना सुन सके। जैसे ही वह कॉल रिसीव करती है, दूसरी तरफ से रूहानी की आवाज आती है। हाय जानू, तुम कैसी हो? रूहानी जब प्रोफेशनल नहीं होती थी
तब किया को जानू ही कहकर बुलाती थी क्योंकि वह हर वक्त उसके साथ रहती थी और किया भी उसे बहुत प्यार करती थी। इन दोनों का रिश्ता दोस्ती से कहीं अधिक बहनों वाला था। लेकिन जब भी वह वक्त टाइम में होती थी तो किया को मैं कह कर ही बुलाती थी। इस वक्त किया जैसे ही रूहानी की आवाज सुनती है वो हल्का मुस्कुरा कर कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ सब कुछ कैसा है। आज बहुत दिन बाद किया को फ्री मिला था वहाँ का हाल चाल पूछने के लिए वह तुरंत रूहानी से पूछता है, दादाजी की तबीयत कैसी है? बीच में उन्हें किसी भी तरह का अटैक तो नहीं आया था? रूहानी उसे शांत करती है और कहती है कि दादाजी बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस अब तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ तो हम दादाजी के आगे की ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और मुझे यकीन है वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। किया भी लंबी सांस लेते हुए कहती है, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ जिस वक्त रहते मैं उनका ट्रीटमेंट कर सकूँ। इधर किया फोन पर बात कर रही थी। वही अक्षत विला के अंदर जा चुका था। सामने ही अक्षत को मयंक और रेहान दिखाई पड़ते हैं। वो उन्हें अपनी आंखों के इशारे से पूछता है, क्या है? इस तरह वह क्यों खड़े हैं? तभी मयंक अक्षत के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बिग ब्रो, आपने कहा था कि आप हमारे लिए सरप्राइज ला रहे हैं, पर मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी बातों को सुनकर अक्षत जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखा है तो वहां उसके पीछे किया नहीं थी। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है और वह मन में सोचता है, अरे अभी अभी तो मेरी बेबी डॉल मेरे साथ ही आ रही थी, तो बीच में कहाँ गायब हो गई? इतना सोचकर जैसे ही वह पीछे मुड़कर बाहर जाने लगता है तभी उसे सामने से किया आई हुई दिखाई देती है जो अब भी फोन पर बात करते चली आ रही थी। लेकिन जैसे ही किया अपने सामने अक्षत को देखते हैं वह तुरंत ही बाय कहकर फोन काट देती है। तभी अक्षत तो उसकी ओर मुस्कुराकर देखता है और कहता है कि मैं तो डर ही गया था कि तुम कहाँ चली गई, अभी तो मेरे साथ ही आ रही थी और अचानक गायब हो गई। कहीं तुम्हें जादू तो नहीं आता? इतना बोलकर अच्छा चुप हो जाता है और किया की ओर फिक्र भरी नजरों से देखने लगता है। किया अक्षत की बातों को सुनकर अक्षत को देखते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाकर कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई जादू नहीं आता है, और आता तो मुझे लगता है आप पहले ही जान चुके होते। आखिर में आप मेरा इतना ध्यान जो रखते हैं। उसकी बातों को सुनकर अक्षत समझ जाता है कि किया उसे ही कमेंट कर रही है। अब तक अक्षत को समझ आ चुका था कि उसकी हर हरकत पर किया की बराबर नजर थी, बस वह जताती नहीं थी। ये सोचकर अक्षत को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। आखिर में वह भी तो हमेशा किया को एक बार देखने की चाहत से वहां पहुंच जाता था और उसे लगता था कि किया को कुछ भी पता नहीं चलेगा, पर वो भूल कैसे गया? उसके सामने कोई छोटी मासूम लड़की नहीं बल्कि एक माफिया क्वीन है। ये याद आते ही अक्षत के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। सच में वह कितना बड़ा बेवकूफ है। अभी वह दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक से मयंक बोलता है, बिग ब्रो, आप कहाँ रुक गए हैं? आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज सुनकर अक्षत पलटकर मयंक की ओर देखा है। इस समय किया बिल्कुल अक्षत के पीछे थी जिस वजह से मयंक और रेहान उसे नहीं देख पाते हैं। लेकिन किया ने मयंक की आवाज सुन ली थी। एक पल के लिए उसे लगा कि यह आवाज उसके भाई का है, पर उसने ये सोचकर अपना सर झटक दिया कि उसका भाई यहाँ क्या करेगा? वह भी एक के पास, उससे उसका क्या रिश्ता? लेकिन तभी रेहान की आवाज आती है, बिग ब्रो, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब की बार किया को तो यह आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ती है और वह इस आवाज को कैसे नहीं पहचानती? यह आवाज ही तो उसके दिल का सुकून है।
वो सुकून जिसे वह अपने पिछले जन्म से महसूस करते आ रही है वो तुरंत ही अक्षत के पीछे से निकालकर सामने आती है। इस वक्त वो उसे आवाज को जानना चाहती थी कि किसकी है, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने रेहान और मयंक को देखते हैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं ये सोचने से रोक पाती है कि एके का उनके साथ क्या रिश्ता है, वो लोग एके के पास क्या कर रहे हैं। उसने अभी रेहान और मयंक के मुंह से बिग ब्रो वाली बात ठीक से नहीं सुनी थी, वरना वह तुरंत ही समझ जाती कि इनका क्या रिश्ता है। वो उन दोनों को अपनी आंखें बड़ी किए हुए देखे जा रही थी और यही हाल मयंक और रेहान का भी था। वह लोग भी अपने सामने किया को देखकर बिल्कुल आश्चर्य में थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त किया उनके सामने है। वो इतने दिनों से किया के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहे थे, पर आज किया खुद उनके सामने खड़ी थी। वो सब आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे। वही अक्षत को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में इतना सन्नाटा क्यों छा गया। अक्षत बारी बारी से उन दोनों को देखा है। वो दोनों मुंह खोल किया को देख रहे थे। वही उसकी नजर किया की ओर जाती है कि यह भी बिल्कुल स्तब्ध होकर उन लोगों को देख रही थी। अक्षत को समझ आ गया कि यह लोग इस समय क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तभी उसे शांति को तोड़ते हुए रेहान तुरंत किया की ओर बढ़ता है और कहता है, एंजल तुम यहाँ, तुम ठीक तो हो। उसका इतना कहना ही था कि तुरंत मयंक भी लपक कर किया की ओर दौड़ जाता है और रेहान के पहुँचने से पहले ही वह किया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और तुरंत ही ऊपर से नीचे तक किया को देखते हुए कि वह ठीक है कि नहीं उसे अपने गले से लगा लेता है और बोलता है, प्रिंसेस तुम ठीक तो हो। पता है हम कितने परेशान हो गए थे जब हमें पता चला कि तुम उसे जंगल में चली गई हो जहां से कोई भी वापस नहीं आता। हमारी तो सोच सोच कर ही जान निकली जा रही थी कि तुम इस वक्त कैसी होगी। वहीं जहां मयंक उसे गले से लगाए हुए था, वही रेहान का हाथ जो कि किया को गले लगाने के लिए बड़ा था, वह वैसा का वैसा ही हवा में रह जाता है। उससे पहले ही मयंक किया को अपने गले से लगा चुका था। ये देखकर रेहान के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह इतने दिनों से अपनी एंजल को देखने के लिए तड़प गया था और जैसे ही वह उसे गले लगाना चाहता था और कुछ पल सुकून के महसूस करना चाहता था, तो यह मयंक का बच्चा उसे उसकी एंजल को छीनकर खुद ही गले लगाकर खड़ा है। अगर वो उसकी एंजल का भाई ना होता तो आज रेहान उसकी जान ही निकाल लेता। इस समय रेहान के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और उसकी मुट्ठियां भी गुस्से की वजह से कश गई थी। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी वह मयंक को उठाकर विला से बाहर फेंक दे, पर वह मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह किसी भी तरह की हरकत करेगा तो उसकी एंजल के सामने उसका इम्प्रेशन बहुत ही खराब हो जाएगा, जो कि वह भूल कर भी नहीं करना चाहता था। वही अक्षत तो मुंह फाड़े मयंक को देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसकी बेबी डॉल रेहान की गर्लफ्रेंड है तो मयंक क्यों उसे इस तरह से रेहान के सामने ही गले लगाए हुए हैं। वहीं रेहान के चेहरे को देखकर वह समझ रहा था कि रेहान को इस समय कितना गुस्सा आ रहा है। उसका बस चलता तो वह अभी के अभी मयंक की जान ही ले लेता, पर वह कुछ कर क्यों नहीं रहा है। जहां तक वह जानता है रेहान अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव रहता है। वह अपनी छोटी सी छोटी चीज भी किसी के साथ शेयर नहीं करता है, तो ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वह कैसे शांत खड़ा है और कुछ कर क्यों नहीं रहा है। वही मयंक लगातार किया से सवाल पर सवाल कर जा रहा था। वह तो किया को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था।
जिस वजह से किया कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब रेहान से बर्दाश्त नहीं होता तो वो मयंक को खींचकर दूर झक देता है और कहता है कि एंजल को सांस नहीं आ रही होगी, तुम उसे परेशान मत करो, देखो वह कितनी परेशान लग रही है। इतना कहकर वह प्यार से किया के सर पर हाथ फिरता है और बहुत ही प्यार से उसकी ओर देखता है। किया से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाता और तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लेता है। आप जाकर उसे चैन की सांस आती है। उसका बेकरार दिल अब जाकर शांत होता है, मानो अभी तक उसे जी सुकून की तलाश थी वह पूरी हो गई हो। वही उसकी इस हरकत को देखकर तो किया एकदम से जम ही जाती है। उसका इस तरह से रेहान के गले लगा उसे बहुत ही ज्यादा खुशी दे रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इतने दिनों की थकावट मानो एक बार ही रेहान के गले लगाने से दूर हो गई थी। वह भी अपने हाथों को रेहान की कमर पर कस लेती है। उसके ऐसा करते ही रेहान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी एंजल उसे एक्सेप्ट कर रही थी, यह जानकर रेहान के खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जानता था कि उसकी एंजल धीरे धीरे अब उससे प्यार करने लगी है, पर वो कभी अपने मुंह से नहीं बोलेगी। यह चीज भी रेहान को अच्छे से पता था, लेकिन उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। बस उसकी एंजल खुश रहे और उसके पास रहे, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन वही अक्षत अब रेहान को देखकर आश्चर्य में था। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 197, रेहान का मारना और अक्षत की हालत खराब। अब आगे अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। उसके सामने कभी मयंक किया को गले से लग रहा था तो कभी रेहान। आखिर में अक्षत के समझ नहीं आ रहा था कि यह गर्लफ्रेंड किसकी है, और अगर यह रेहान की गर्लफ्रेंड है तो मयंक क्यों इसे इतने हक से गले लग रहा था, और अगर यह मयंक की गर्लफ्रेंड है तो फिर रेहान क्यों इस पर इतना हक जाता रहा था। इस समय ये सोच कर कि यह किसकी गर्लफ्रेंड है और ये दोनों क्यों उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और वही उसकी बेबी डॉल क्यों कुछ नहीं बोल रही है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसका दर्द से अब सर फटा जा रहा था। लेकिन वह देखा है कि किया कितने सुकून से रेहान के गले लगी हुई है। वही रेहान के चेहरे को तो इस वक्त कोई भी देखकर बता सकता था कि वह कितने सुकून में है। इतने दिनों की टेंशन और चिड़चिड़ाहट कुछ भी तो उसके चेहरे पर इस वक्त नहीं दिखाई दे रही थी, कुछ दिखाई दे रहा था तो वह उसके दिल का सुकून था। अक्षत का भी मन कर रहा था अपनी बेबी डॉल को अपने गले से लगाने का। उसके मन में किसी भी तरह का कोई गलत विचार नहीं था, फिर भी वह एक बार किया को अपने गले से लगाना चाहता था। पता नहीं क्यों इस वक्त अक्षत को उन दोनों से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उसे उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह दूर खड़ा होकर ही देख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह अपनी आवाज तेज करते हुए कहता है कि अब बस भी करो, वह बहुत थकी हुई है, उसे थोड़ा आराम करने दो। जैसे ही उसकी आवाज रेहान के कानों में पड़ती है, वह तुरंत ही अपनी आंखों को खोलकर किया की ओर देखा है, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। इस वक्त किया बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह उसके गालों को खींचकर उसे प्यार करे, पर वह ये भी देख सकता था कि उसकी एंजल क्या चेहरे पर थकावट दिख रही थी। वह तुरंत ही किया से दूर हो जाता है और ऊपर से नीचे तक किया को देखा है। अब जाकर उसे महसूस हुआ कि उसकी एंजल पहले से थोड़ी दुबली हो गई है। क्या वह अपने काम के आगे बिल्कुल भी अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रही थी।
ये सोचकर ही उसे बहुत बुरा लगता है, काश वह अपनी एंजल के पास होता तो उसका पूरा ध्यान रखना, पर कोई बात नहीं, अब वह उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा और उसका ध्यान भी रखेगी। यही सोचकर वह प्यार से उसके सर पर फिर से हाथ फेरता है और कहता है कि तुम बहुत थक गई होगी, जो थोड़ा आराम करो, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे। मुझे अभी तुमसे बहुत सी चीज पूछनी है। कि अभी समझ गई थी कि रेहान उसे किस बारे में पूछना चाहता है, पर वह काफी थकी हुई थी, इस वजह से अभी कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी, सो उसे यहाँ से जाना ही ठीक लगता है। वह तुरंत ही हाँ कहकर अपने रूम की ओर चल देती है। वही रेहान और मयंक अभी भी उसे अपने रूम में जाते हुए देख रहे थे। जैसे ही वो उनके आंखों के सामने से ओझल हो जाती है, तुरंत ही मयंक के दिमाग में एक बात याद आती है कि अभी तो किया को उसका रूम दिखाई ही नहीं गया, तो वह कैसे किसी रूम में जा सकती है। इसका मतलब है कि वह यहाँ पहले भी आ चुकी है और उसे इस विला के बारे में जानकारी है, तभी तो वह बिना किसी के बताए ही खुद से ही अपने रूम में चली गई। इतना सोचते ही वह आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखा है, जो अब भी एक तकिस और देख रहा था। जी और किया गई थी आप, मयंक से रहा नहीं जाता, तो वह तुरंत अक्षत से पूछता है, बिग ब्रो क्या प्रिंसेस यहाँ पहले भी आ चुकी है? उसकी बातों को सुनकर अक्षत तुझे अजीब तरीके से देखने लगता है। उसे उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आता है कि वह क्या कहना चाह रहा था। वही अक्षत को इस तरह से देखा हुआ पाकर मयंक समझ जाता है कि उसकी बातें अक्षत को समझ नहीं आई, तो वह अपनी बातों को क्लियर करते हुए कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये था कि वह पहले भी यहाँ आ चुकी है, क्योंकि अभी उसे किसी ने रूम नहीं दिखाया, फिर भी वह अपने से ही रूम में चली गई। इसका मतलब उसे यहाँ के बारे में अच्छे से पता है। ये सुनकर तो अब अक्षत सकपका जाता है। अब वह इन लोगों को क्या जवाब दे कि वह किया को पहले से ही जानता था। अगर उसने ये कहा तो ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने देखा था कि ये दोनों किस तरह पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, और वह सब कुछ भी जानते हुए शांत बैठा हुआ था। तभी मयंक की बातों को समझते हुए रेहान भी अक्षत की ओर घूमते हुए देखा है, और अक्षत के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई देखकर रेहान को सब कुछ समझ आ जाता है। इस समय रेहान को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह कुछ भी नहीं सोचता और समझना सीधा जाकर अक्षत की कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कहता है कि तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, और तुम सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों से छुपा कर रख रहे थे। हम लोग यहाँ पागलों की तरह एंजल को ढूंढ रहे थे, और तुम उसे कहाँ छुपा कर रखे थे? क्या हो रहा था? सच सच बताओ, वरना आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इस समय रेहान अपने बहुत ही भयानक अवतार में दिखाई पड़ रहा था। ये देखकर तो एक बार अक्षत को भी रेहान से डर लगने लगता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था जब भी रेहान को गुस्सा आता है वह अपने सामने किसी को भी नहीं दिखाता है, वह एक खूंखार जानवर बन जाता है। रेहान एक बार भी अक्षत को बोलने का मौका नहीं देता है। वह लगातार उसके कालर को पकड़कर खींची जा रहा था और बार बार उसे यही कह रहा था कि तुमने उसे क्यों छुपाया? हम लोग इतना परेशान थे, और तुमने क्यों नहीं बताया हमें कि वह तुम्हारे पास थी? गुस्से गुस्से में ही रेहान एक जोरदार पंच अक्षत के पेट पर मार देता है, जिसकी वजह से अचानक ही अक्षत के पेट में जोरदार दर्द उठाता है। दर्द इतना ज्यादा था कि अक्षत उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत ही निढाल होकर जमीन पर गिर जाता है। इस समय अक्षत के पूरे शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ जाती है, जो साफ साफ उसके चेहरे पर देखी जा रही थी। तभी अचानक अक्षत के मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है।
ये देखकर मयंक और रेहान तो बिल्कुल ही स्तब्ध रह जाते हैं। रेहान घबराते हुए जोर से कहता है, बिग ब्रो क्या हुआ तुम्हें? वह अक्षत की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल डर जाता है। वह तुरंत मयंक की ओर देखते हुए कहता है कि मैं बिग ब्रो को इतना जोर नहीं मारा था कि उनकी ऐसी हालत हो जाए। मयंक गुस्से से रेहान पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम एकदम पागल हो, तुम अपने गुस्से में कुछ भी नहीं देखते हो और तुमने जरूर बिग ब्रो को इतना जोर से मारा होगा कि उनकी हालत खराब हो गई है। इस समय मयंक बहुत घबराया हुआ था और वह क्या कह रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तो बस अपने भाई की ऐसी हालत देखकर डर गया था। वह तुरंत ही अक्षत के सेक्रेटरी को आवाज लगता है और जल्दी से अक्षत को उठने लगता है। जैसे ही अक्षत का सेक्रेटरी वहां आता है, वह अक्षत की ऐसी हालत देखकर तुरंत समझ जाता है कि अक्षत को फिर से एक बार पॉइजन ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और अब उसकी कंडीशन खराब होने वाली है। वह तुरंत ही घबराकर अक्षत के पास जाता है और उसकी नब्ज को चेक करता है। इस समय अक्षत की पल्स रेट धीरे हो गई थी, जिससे सेक्रेटरी भी थोड़ा घबरा जाता है। वह तुरंत ही अक्षत को लेकर उसके इमरजेंसी रूम में जाता है, जहां हर वक्त अक्षत के लिए ट्रीटमेंट तैयार रहती थी। क्योंकि यह अटैक कभी भी अक्षत पर हो जाया करता था, इसी वजह से तो अक्षत इतने सालों में एक बार भी अपने घर नहीं गया, क्योंकि इस समय जो दर्द उसे होता था वह बहुत ही असहनीय होता था और यह सब देखकर उसके घर वाले परेशान हो जाते। इसी वजह से अक्षत हमेशा से ही उन लोगों से दूरी बनाकर रखता था, जिससे उसके बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। पर आज मयंक अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा जाता है। वह तुरंत ही रेहान के मदद से अक्षत को ले जाकर उसके बेड पर लेटा है। थोड़ी ही देर में वहां डॉक्टर की एक बड़ी टीम आ जाती है, जिसे देखकर मयंक को कुछ समझ नहीं आता है। वह शांति से एक किनारे खड़ा हो जाता है और डॉक्टर जल्दी जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। इस समय अक्षत दर्द से कर रहा था, जो देखकर मयंक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने भाई को इस हालत में नहीं देख पा रहा था, तो अब आगे क्या होगा? क्या मयंक और रेहान को अक्षत के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 198, अक्षत का इंडिया जाने से मना करना। अब आगे यही हाल रेहान का भी था। वह कितना भी गुस्सा होने पर अक्षत बिल्कुल उसके भाई के समान था। वह लोग बचपन से ही एक साथ पहले बड़े थे, जिस वजह से उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अक्षत कब से इतना कमजोर हो गया कि उसके एक मामूली से पंच से उसकी यह हालत हो गई। लेकिन जब डॉक्टर की इतनी लंबी टीम को रेहान देखा है, तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि मामला कुछ और ही है जो उनसे छुपा हुआ है। वरना इतने मामूली से चोट पर अक्षत क्या हालत नहीं होती। लेकिन अभी वह कुछ नहीं कहता। डॉक्टर जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। वह काफी परेशान थे। वह जल्दी जल्दी अक्षत को कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, जिस वजह से अक्षत के दर्द में आराम मिलता है। अब जाकर अक्षत अपने होश में वापस आता है। इस समय दर्द की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल खून के समान लाल हो चुकी थी, जो अब धीरे धीरे करके नॉर्मल हो रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर देते हैं और वो उनके सेक्रेटरी की ओर देखकर कहते हैं कि अब वक्त बहुत कम है, जल्दी से जल्दी आप इनके ट्रीटमेंट का इलाज करिए, वरना कुछ भी हो सकता है। सेक्रेटरी हाँ में कर हिलता है और डॉक्टर को वहां से जाने का इशारा करता है। जैसे ही डॉक्टर वहां से जाता है, रेहान तुरंत ही इसकी सेक्रेटरी की ओर देखते हुए कहता है, अक्षत को क्या हुआ है और उसकी ये हालात कैसे हैं? रेहान की बात को सुनकर एक पल के लिए सेक्रेटरी घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका बॉस अपने घर वालों से ये सब बातें छुपा कर रखे थे।
तो वह कैसे बता दे। वह डरी हुई नजरों से अक्षत की ओर देखा है। अक्षत बिल्कुल खामोश था। उसे महसूस हो गया था कि आप सबको उसके बीमारी के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि मयंक और रेहान बिना सब कुछ जान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, और उनसे झूठ बोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी अभी उन लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। अक्षत अभी भी खामोश था। वह कुछ नहीं बोल रहा था। वही रेहान सेक्रेटरी को डांटे हुए फिर से कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछा है, तुम इस तरह से गूंगे क्यों बने हुए हो। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर अक्षत का सेक्रेटरी तो एक पल के लिए घबरा ही जाता है। वह फिर से दया भरी नजरों से अक्षत की ओर देखा है। उसे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था। अगर उसने बताया तो उसका खतरनाक बॉस उसे दुनिया से ही उठा देगा, और नहीं बताया तो उसके सामने खड़ा ये खूंखार इंसान उसे दुनिया से उठा देगा। बेचारा एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, वह बीच में फंस कर रह गया था। तभी अक्षत अपने सेक्रेटरी को देखते हुए अपनी पलकें झपकाकर इशारा करता है, बताने का उसके इशारे को समझते हुए अब जाकर उसके जान में जान आई है। और वह तुरंत ही रेहान और मयंक को देखते हुए बोलना शुरू करता है कि 5 साल पहले की बात है, सर किसी बिजनेस पार्टी में गए हुए थे। वहीं पर उन्हें किसी ने बहुत ही हार्ड ड्रग्स दे दिया था। देने वाले को इसकी क्वांटिटी का पता नहीं था, इस वजह से उसने इतना ज्यादा दे दिया था कि वह ड्रग्स सर के पूरे शरीर में एक पॉइजन की तरह फैल गया और धीरे धीरे करके उनके शरीर पर पूरी तरह से हावी हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ वह सब सेक्रेटरी ने रेहान और मयंक से एक एक करके बता दिया। उसकी बातों को सुनकर रेहान और मयंक को उसे इंसान पर बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उनका भाई आज इस कंडीशन पर पहुंच गया है जहां पर उसे उसकी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। इस वक्त सच में मयंक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही रेहान का हाल भी कुछ ऐसा ही था, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा भरा हुआ था। उन लोगों के लिए जिन्होंने अक्षत की यह हालत की थी खाने को, तो अक्षत भी एक माफिया डॉन ही था, पर कब किसके साथ क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कभी कभी ऐसे माफिया लोग भी किसी के गिरफ्त में आ जाते हैं जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित होता है। तभी अक्षत के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर रक्षक तुरंत ही ओपन करता है तो उसमें रूहानी का मैसेज था, जिसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर केआर के साथ उसकी मीटिंग 1 महीने बाद फिक्स कर दी गई है। ये पढ़कर अक्षत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। चलो एक उम्मीद तो उसे मिला, रूहानी डॉक्टर केआर की सेक्रेटरी है। ये बात अक्षत को अच्छे से पता चल चुकी थी, इसलिए वह रूहानी को थैंक यू रिप्लाई करता है। वही अपने भाई को इस तरह इस कंडीशन में मुस्कुराता हुआ देखकर मयंक पूछता है, भाई किसका मैसेज था जो आपके होठों पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट छाई हुई है। मयंक की बातों को सुनकर अक्षत तुझे बताता है कि यह उसे डॉक्टर के सेक्रेटरी का मैसेज था, जो उसका इलाज कर सकता है और उसके इलाज से वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर मयंक को भी बहुत अच्छा लगता है। वह दिल से चाहता है कि उसका भाई जल्दी से ठीक हो जाए। वह अपने भाई से कहता है कि बिग ब्रो अब आप यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, आपकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, हम आपको इस कंडीशन में यहाँ नहीं छोड़ सकते, आप भी हमारे साथ इंडिया चलेंगे। उसकी बातों को सुनकर अक्षत थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो माँ पापा को सब कुछ पता चल जाएगा और उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। अपने भाई की बात सुनकर मयंक को बहुत ही ज्यादा दुख होता है।
उसका भाई इस कंडीशन में भी सिर्फ उन लोगों के लिए ही सोच रहा था जहां वह अपने मौत के नजदीक था। वहां वह सिर्फ अपने माँ पापा के खुशियों के लिए सोच रहा था। सच में उसका भाई दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। रेहान, जो कि उन लोगों की बात बहुत ही खामोशी के साथ सुन रहा था, वह तुरंत ही अक्षत से कहता है, नहीं, हम माँ पापा को नहीं पता चलने देंगे। तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें इस कंडीशन में यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने आज देख लिया तुम्हारी हालत कैसी हो गई थी। अगर तुम्हें सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो तुम ऐसे सरवाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, मैं वहां तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम कर दूंगा। लेकिन अक्षत उन दोनों की बात मानने को तैयार नहीं होता है। अंत में थक हार कर वह दोनों ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस समय अक्षत की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वह लोग उससे बहस कर सकते थे। तभी मयंक कहता है कि क्यों ना रेहान, हम लोग कुछ दिन यहाँ और रुक जाएं, इससे भाई की तबीयत भी थोड़ी सही हो जाएगी और उन्हें भी अकेलापन नहीं महसूस होगा। उसकी बात को सुनकर रेहान को भी यही सही लगता है, लेकिन तभी उसे किया की याद आती है और उसे याद आता है कि किया यहाँ अपने दादा के लिए उसे दवा को बनाने आई थी, जिसकी इस वक्त उसके दादा को बहुत जरूरत है। ये सोचकर रेहान कहता है कि मयंक, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, पर एंजल वह यहाँ नहीं रुक पाएगी, क्योंकि इस वक्त उसे अपने दादा के पास जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना उसकी थोड़ी सी भी देरी उसके दादा के मौत का कारण बन जाएगी, जिसे वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह सुनकर अब मयंक भी सच में पड़ जाता है। वही अक्षत इन लोगों की बात सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था कि वह लोग किसके दादा की बात कर रहे हैं और उसकी बेबी डॉल कौन है और कहां से आई है। इस समय उसे किया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की थी जानकारी हासिल करने की, पर उसके हाथों कुछ नहीं लगा था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या किया को अक्षत के इस कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा? इसके बावजूद किया इस हालत में अक्षत को छोड़कर क्या इंडिया चली जाएगी? और क्या अक्षत को पता चल जाएगा कि किया ही उसकी बहन है और वही डॉक्टर केआर है, जिसे वह इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा है? जब उसे पता चलेगा तो अक्षत का रिएक्शन कैसा होगा? जानने के लिए स्टोरी का नेक्स्ट भाग सुना बिल्कुल ना भूले, और जाने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अक्षत के सामने किया कि डॉक्टर केआर वाली आइडेंटिटी अभी रिवील करनी चाहिए कि नहीं। तो जल्दी से कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।